Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 1 evolution their important question answer. So without delay let's start today's topic. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके, तो बिना देर के चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सर्वप्रथम हम लोग इवोल्यूशन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज इवोल्यूशन अर्थात जीवों का विकास या फिर इवोल्यूशन क्या होता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड में याद रखिएगा, जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास। ओके, तो चलिए यहाँ पर कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मल्टीपल जो क्वेश्चन हो उसका जो आंसर उसको केवल रटने का ही कार्य करता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम में क्या है उससे ही रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो इस स्थिति में क्या है आप लोग गलत भी कर सकते हैं। ओके, तो इससे बेटर है चलिए इसको हम लोग समझते हुए इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके। ओके, फर्स्ट चूज द करेक्ट आंसर अर्थात सही विकल्प चुनकर लिखना। ओके, पहला है नेम द प्रोसेस थ्रू विच मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट डॉग वाज एक्वायर्ड। ए नेचुरल सिलेक्शन, बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सी जुवेनाइल सिलेक्शन एंड डी वर्क सिलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था जो पालतू कुत्तों की जो आधुनिकतम नस्ल है था जो मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट डॉग अर्थात जो पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल है वह किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ है। ए नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक चयन, बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन अर्थात कृत्रिम चयन, सी जुवेनाइल सिलेक्शन अर्थात यौवन चयन, या डी वर्क सिलेक्शन अर्थात कार्य चयन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन अर्थात कृत्रिम चयन के फलस्वरूप बना। ओके, अब ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन या फिर कृत्रिम चयन क्या होता है, तो इसको आप लोग सिंपल वर्ड में याद रखेगा, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सिलेक्शन को आर्टिफिशियल सिलेक्शन या फिर कृत्रिम चयन कहते हैं। ओके, इसके साथ आप लोग नेचुरल सिलेक्शन के बारे में भी याद रखिएगा कि नेचुरल सिलेक्शन किसे कहता है, तो प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन कहते हैं। ओके, सेकेंड four limbs of dog and sheep are for walking, whale for swimming, and that are bird for flying. All these are example of E analogous, B homologous, C undeveloped organ, and D all above. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, बैल के अग्रपात तैरने और चमगादड़ के अग्रपात फ्लाइंग अर्थात उड़ने के लिए है। तो यह आर दिस आर एग्जाम्पल ऑफ अर्थात ये किसके उदाहरण है, ए एनालॉगस अर्थात समवृत्तीय अंग, बी होमोलॉगस अर्थात समजात अंग, या सी अनडेवलप्ड ऑर्गन अर्थात अविकसित अंग, या डी ऑल अर्थात इनमें से सभी। ओके, तो ये किसके उदाहरण है, तो ये है होमोलॉगस के उदाहरण है। ओके, तो व्हाट इज होमोलॉगस अर्थात होमोलॉगस या फिर समजात अंग किसे कहते हैं, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति एवं रचना में समान होता है परंतु कार्य में भिन्नता होता है, उसको समजात अंग या होमोलॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, और एनालॉगस कैरेक्टर में क्या होता है, तो जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना में तो भिन्नता होता है परंतु कार्य में समानता, उसको एनालॉगस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फोर लिम्स ऑफ डॉग एंड शीप आर फॉर वॉकिंग। ओके, तो यहाँ पर वॉकिंग के लिए एंड वेल फॉर स्विमिंग एवं फॉर उसके पश्चात है दैट आर बैट फॉर फ्लाइंग अर्थात इस सभी जीवों को क्या होता है, इसकी उत्पत्ति तो क्या होता है, समान होता है परंतु इसके कार्य में भिन्नता है जिसकी वजह से क्या है, होमोलॉगस है। ओके, थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती संरचना है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड जगह यह क्या है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो ऑप्शन में है ए विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई अर्थात चमगादड़ की पंख और तितली के पंख, बी गिल्स ऑफ प्रॉन एंड फिश प्राण के गिल और मछली की गलफड़ी, सी थॉर्न्स ऑफ बुगनवेलिया एंड टेंडल्स ऑफ बॉटल गॉड अर्थात कुकुरबिटा की कांटे और लौकी के तंतु, एवं डी
विंग्स ऑफ बैट एंड लेग्स ऑफ हॉर्स, अर्थात चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। ओके तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग एनोलॉगस कैरेक्टर के बारे में समझते हैं कि एनोलॉगस कैरेक्टर था समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं। तो जीवों की उत्पत्ति एवं रचना में विभिन्नता होता है परंतु कार्य में समानता होता है, उसको क्या कहते हैं, एनोलॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई था, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख दोनों का कार्य क्या होता है, उड़ना होता था। इस प्रकार से इस दोनों का कार्य क्या होता है, समान होता है। इस वजह से क्या हो गया, एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा। ओके तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके फोर्थ, ओके तो यहाँ पर थर्ड प्रदर्शित है। ओके तो ये क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है। ओके व्हाइल प्रपोजिंग हिज थ्योरी डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, डार्विन का सिद्धांत आधारित था ई द ऑब्जर्वेशंस ऑफ हिज वोयेज, अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, बी सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत से, सी लॉ ऑफ जेनेटिक्स ऑफ मेंडल, मेंडल की वंशागति के नियम से, या डी नन ऑफ द एबव अर्थात इनमें से कोई नहीं। ओके तो व्हाइल प्रपोजिंग हिज थ्योरी डार्विन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्थात डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो वह द ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज वोयेज अर्थात अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकन से। ओके तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा ए। ओके सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके फर्स्ट A group of organisms which can interbreed sexually producing viable offspring is known as blank। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन है जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके खालिस्तान कहलाता है, तो वह कहलाता है जैविक प्रजाति अर्थात बायोलॉजिकल स्पीशीज। ओके तो इसका आंसर क्या होगा, बायोलॉजिकल स्पीशीज। ओके सेकंड डिफरेंस अमंग बीस ऑफ फिंचेस सो द ब्लैंक अमंग द। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन है फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाए जाने वाली खालिस्तान को दर्शाता है, तो वह है वेरिएशन अर्थात उसमें पाए जाने क्या है, वेरिएशन अर्थात विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। ओके थर्ड सम बैक्टीरिया कैन ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन और एंटीबायोटिक, द रीजन बिहाइंड दिस इज ब्लैंक। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ जीवाणु या स्ट्रेप्टोमाइसिन या जिसको एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होता है, इसका कारण खालिस्तान है। तो इसका कारण क्या है, इसको हम लोग वेरिएशन भी कह सकते हैं या फिर डाइवर्सिटी अर्थात उसमें पाई जाने वाली विविधता को दर्शाता था, जिसकी वजह से क्या होता है, वह अलग अलग माध्यम में पनपने में समर्थ होता है। ओके तो इसमें आंसर क्या होगा, हम लोग इसको वेरिएशन भी लिख सकते हैं या फिर इसको डाइवर्सिटी भी लिख सकते हैं, डाइवर्सिटी। ओके तो आई होप आप लोगों को इन सभी मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। ओके तो इससे रिलेटेड यदि क्या है आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकेंगे। ओके तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो बिना देर के चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके तो यहाँ पर जिस तरह आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, all living organisms belonging to one species have same characters, write any 3 reasons for this similarity। ओके तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। ओके तो चलिए इसको हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके तो इसके लिए मैंने लिया है 2 फूल। ओके तो आई होप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 फूल लिया है जिसे कि आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके तो इस फूल का हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इन दोनों में फूल में क्या है, दो क्या क्या समानता है। तो हम लोग देखते हैं दोनों का कलर समान है, इसी प्रकार से इसमें पंखुड़ियों की संख्या समान है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार का जो बैक साइड का जो स्ट्रक्चर है यह भी क्या है, समान है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये जो फ्लावर है क्या है, यह एक ही प्रकार से क्या है, पूर्वज से उत्पन्न है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें सिमिलैरिटी है। ओके इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 पंखुड़े है 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से इसमें है 1 2 3 4 5 और इसका जो बैक साइड का जो स्ट्रक्चर है यह भी दोनों में समान है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसकी संरचना में भी समानता है। ओके इसी प्रकार से हम लोग किसी भी फूल को क्या करें, ऑब्जर्व करते हैं तो किसी भी फूल का जो क्या फंक्शन होता है अर्थात क्या उसकी
कार्य होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फूल का जो कार्य होता है वह सुगंध देना होता है, अर्थात इस प्रकार से इसमें क्या है, सिमिलैरिटी है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा कि all living organisms belonging to one species have same characters. Write any 3 reasons for this similarity. ओके, तो कौन कौन से है? तो फर्स्ट है इन जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, दूसरा इनकी संरचना एक समान पाया जाता है, तीसरा इनके कार्य में भी समानता होता है। अतः इस प्रकार से एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो चलिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंसिडेंट है, तो उसको क्या मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि मैंने अपना बोर्ड एग्जाम है 2018 में दिया था। ओके, तो मेरा जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2018 में। ओके, तो मेरा को बोर्ड एग्जाम में क्या सेट ए मिला था, सेट ए, जिसमें से क्या है मुझे यही क्वेश्चन आया था जो कि 3 नंबर का था। ओके, तो बेसिकली इस बुक में अर्थात जो चैप्टर 1 है इवोल्यूशन, इसमें क्या है हम लोग पूरे सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो इस वजह से क्या है मैं इसका जो आंसर है उस समय तो क्या है ठीक से नहीं कर पाया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको अच्छे से आप लोग लिखिएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू वन स्पीशीज हैव सेम कैरेक्टर। सो या रिमेंबर दैट फर्स्ट इसके क्या होता है, पूर्वज में समानता होता है, दूसरा क्या है यह इसकी संरचना में समानता पाया जाता है, तीसरे इनके कार्य में भी समानता होता है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन रहा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन अर्थात कृत्रिम चयन, नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक चयन एवं अडेप्टेशन अर्थात अनुकूलन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कृत्रिम चयन, प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। ओके, तो इसको हम लोग क्या परिभाषा देना, जैसे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या करता है, तो इसको सिंपल वर्ड में याद रखेगा कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सिलेक्शन को आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहता है। नेचुरल सिलेक्शन किसे कहता है, तो प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहता है। और अडेप्टेशन किसे कहता है, तो किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अडेप्टेशन कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस कैरेक्टर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था सजातीय एवं समृद्धि लक्षण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। होमोलोगस कैरेक्टर्स अर्थात सजातीय लक्षण, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग होता है, इसे सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर्स कहते हैं। होमोलोगस कैरेक्टर्स में क्या होता है कि जीव अर्थात ऑर्गेनिज्म की क्या होता है, ओरिजिन एवं स्ट्रक्चर में तो समानता होता है परंतु इसके जो फंक्शन में क्या होता है, विभिन्नता होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए चमगादड़ का पंख और सेल का पंख। ओके, तो चमगादड़ का पंख और सेल का पंख में क्या होता है, दोनों में समान होता है। क्या, क्योंकि इसकी उत्पत्ति क्या है, एक समान पूर्वज से हुई है परंतु इसके कार्य में भिन्नता होता है। चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य आता है जबकि सेल के पंख तैरने का काम आता है। ओके, इसी प्रकार से एनालोगस कैरेक्टर्स अर्थात समवृत्ति लक्षण है, तो समवृत्ति लक्षण में क्या होता है, तो जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग होता है किंतु कार्य समान होता है, इसे एनालोगस कैरेक्टर्स या समवृत्ति लक्षण कहते हैं। तो समवृत्ति लक्षण में आप लोग याद रखिएगा कि जीवों की क्या होता है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है परंतु इसके जो फंक्शन में सिमिलैरिटी होता है। ओके, किसमें, तो वह एनालोगस कैरेक्टर। ओके, जैसे कि तितलियों का पंख और पक्षियों के पंख। ओके, तो तितलियों और पक्षियों के पंख का जो मेन फंक्शन या मेन कार्य क्या होता है, दोनों को कार्य उड़ना होता है परंतु इसके जो ओरिजिन होता है अर्थात इसकी उत्पत्ति होता है एक समान नहीं है। पक्षी के पंख का उनके अग्र पैर अर्थात आगे के पैर से बना हुआ है जबकि तितलियों के पंख उनके पैर से नहीं बना बल्कि मुख्य रूप से उसके त्वचा से बना हुआ। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा होमोलोगस एंड एनालोगस को क्या है, एकदम सिंपल वे में आप लोग याद रखिएगा कि जो होमोलोगस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की क्या होता है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होता है परंतु फंक्शन में डिफरेंट होता है।
और जो एनालॉगस कैरेक्टर्स क्या होता है, जस्ट होमोलॉगस के अपोजिट होता है। तो एनालॉगस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में सिमिलैरिटी होता है, परंतु ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में सिमिलैरिटी होता है, परंतु इसके ओरिजिन एवं स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, how did the blind fishes of Kutumusir caves become distinct from their own species and got adapted to their environment? Okay, so how do you think the fishes of Kutumusir caves adapt to the environment of the cave? ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, दो टाइप से आ सकता है, तो फर्स्ट टाइप या फिर सेकंड टाइप। इस वजह से क्या यहाँ पर मैंने लिखा गया। ओके, तो ये जो क्वेश्चन ज्यादातर क्या है इस फॉर्म में आता है। ओके, तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि हाउ डिड द प्लांट फिशेस ऑफ Kutumusir caves become distinct from their own species and got adapted to their environment? ओके, परंतु आप लोगों की बुक में क्या है ये क्वेश्चन दिया गया। ओके, तो इस वजह से मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है Kutumusir गुफा की कानी मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो Kutumusir गुफा में सूर्य की रोशनी नहीं आता है, जिसकी वजह से वहां पर अंधेरा होता है। अंधेरा होने की वजह से मछलियों की आंख पर पतले झिल्ली का परत बन जाता है। इस वजह से मछलियों को दिखाई नहीं देता है और वह उसी आवास में अनुकूलित हो गया। अर्थात इस प्रकार से जो Kutumusir गुफा की कानी मछली की प्रजाति अपनी ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अपने आवास में अनुकूलित हो गई। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो Kutumusir गुफा की जो कानी मछली होता है उसको ब्लाइंड फिश अर्थात अंधी मछली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि उस मछली को क्या है दिखाई नहीं देता है, इसकी वजह से क्या है उसको ब्लाइंड फिश या फिर अंधी मछली के नाम से जाना जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, was the extinction of dinosaurs due to the environment of better species? Give your opinion on this. Or were dinosaurs not well adapted to the changing conditions of environment that they could not survive and became extinct? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, क्वेश्चन है क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? ओके, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में मैंने क्या है और लिखा गया। ओके, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर इस फॉर्म में आता है। ओके, यह भी आ चुका है और आप लोगों की जो बुक में क्या है जो क्वेश्चन है इस रूप में दिया गया। ओके, तो इस वजह से क्या मैंने दोनों को लिखा ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण हुआ है? इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? ओके, तो डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सक्षम प्रजाति का मतलब है क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण में किसी दूसरे जीव की भागीदारी है क्या? तो ऐसा नहीं है। डायनासोर क्या है अपने वातावरण में अनुकूलित नहीं हुए, जिसके कारण डायनासोर स्वयं ही विलुप्त हो गया। अतः इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी सक्षम प्रजाति के विकास के कारण नहीं हुआ। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Do you think the increase in human population has any effect of tigers population? Describe. ओके, तो यहाँ पर आर करके मैंने लिखा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। What do you think may be the cause for the rapid decline in the number of tigers? Does the increase in human population have any role? ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है इस फॉर्म में पूछा जाता है। डू यू थिंक द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन हैज एनी इफेक्ट ऑफ टाइगर्स पॉपुलेशन? डिस्क्राइब। ओके, परंतु आप लोगों की बुक में क्या है ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया। ओके, तो ताकि क्या है मैं दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, दोनों क्वेश्चन का जो मतलब है क्या एक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? ओके, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो हाँ, मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मनुष्य क्या होता है समय के अनुसार उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी जरूरतें बढ़ रहा है, जैसे कि स्थल एवं जल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्थल तो क्या है कि सीमित है, इस वजह से क्या है
स्थल एवं जल के लिए क्या है, जंगल में उपस्थित जो पेड़ पौधे है उसको काटे जा रहा है। इस वजह से क्या है, पेड़ जो जंगल में उपस्थित जो वन्य जीव क्या है वहां से अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि बाघ। ओके, तो किसी ने बाघ का शिकार कर दिया तो इस स्थिति में क्या होता है, जो बाघों की संख्या क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर असर पड़ रहा है। So in that talk, we can see that the human population have a role with the cause for the rapid decline in the number of tigers. Okay, so hope you understand these are questions in a proper way. So if you have any question or doubt, so you can write in comment box. I give that particular question answer in a periods. Okay, so let's go on. ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में 2 अंतर लिखिए। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल एवं जो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन अर्थात कृत्रिम चयन, तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहता है और प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मनुष्य के द्वारा किया जाता है, नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, वह प्रकृति के द्वारा होता है। ओके, तो एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है, आधुनिक समय में जितने सारे जो क्रॉप्स था, जो वेजिटेबल्स है, ओके, तो जितने भी जो उसका जो वेराइटी है वो किसके अंतर्गत था, तो वह आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। और जो नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत हम लोग बात करें तो किसी भी जीवों का विकास होता है या फिर पृथ्वी पर कोई भी जीवों का क्या होता है, समय के अनुसार चेंजेस के अनुसार क्या होता है, उसमें बदलाव होता है। तो ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आता है। ओके, 5, what do we come to know from the theory of evolution as proposed by Darwin and Wallace? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। ओके, तो चलिए इसके क्वेश्चन को आंसर को समझते हैं कि व्हाट डू वी कम टू नो फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एज प्रपोज्ड बाय डार्विन एंड वेलेस। So basically, I hope you understand this particular of the questions answer in a proper way. So let's try to understand. Okay, तो डार्विन और वेलेस के सिद्धांत के अनुसार जीवों में विविधता पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके जीने की क्षमता में थोड़ी बहुत अंतर पाया जाता है, जिसकी वजह से कोई कम जीता है, कोई ज्यादा जीता है, किसी की कम संतान होता है, किसी की अधिक संतान होता है। और ऐसे जीव जिसमें जीने की क्षमता अधिक होता है वह उस परिवेश में रहकर जीता है और एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, What are the main points of the theory of evolution of organism? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एक्टिविटी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ फूल लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ फूल लिया। ओके, तो यह जैसे कि यह येलो कलर का है और ये क्या है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑरेंज कलर का। ओके, तो चलिए इसी के द्वारा क्या है, हम लोग जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इन सभी जो क्या है फ्लावर्स है, इसमें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका जो कलर है क्या है, येलो है, और इसका जो कलर है वह ऑरेंज है। ओके, तो इसी प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ में क्या है केवल एक ही पंखुड़ी है, किस में क्या है एक से अधिक पंखुड़ी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग अलग अलग फ्लावर में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये सभी फ्लावर्स क्या है, सभी फ्लावर गेंदा फूल है। ओके, अर्थात गेंदा फ्लावर है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जीव है इसमें क्या है विविधता पाया जाता है। ओके, तो ये क्या सभी जीव क्या है अचानक से पृथ्वी पर आ गए क्या, या फिर अचानक से एक ही दिन में सभी अलग अलग डाइवर्सिटी हो गई क्या, तो नहीं। ओके, तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। ओके, तो इसका जो उत्पत्ति क्या पहले से उपस्थित जीवों की प्रजातियों से हुआ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सभी का जो उत्पत्ति क्या है, जैसे कि मान ले जाए यहाँ पर हम लोग एक पंखुड़ी की बात करते हैं, उसके पश्चात बहुत सारे पंखुड़ी की बात करते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर और है, तो मान लीजिए सर्वप्रथम क्या इसका जो वेराइटी आया होगा तो वह यह वाला आएगा। ओके, तो जैसे जैसे इसमें समय के अनुसार बदलाव हुआ होगा वैसे वैसे क्या है इस जो फ्लावर है इसमें भी बदलाव हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो विविध जीवों की जो उत्पत्ति है वह एक समान रूप से हुआ। ओके,
और इसमें से क्या होता है, कुछ विभिन्नता होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मान लिया जाए इसमें कुछ विभिन्नता होगा जिसकी वजह से इसकी विभिन्नता क्या इसमें क्या, जिसकी वजह से उसको दोनों का कलर क्या है समान है था, दोनों का कलर क्या है येलो है। इसी प्रकार से हम लोग जो ऑरेंज फ्लावर में बात करें तो मान लिया जाए इसका जो क्या है, इसका जो क्या होता है जो गुड़ है या फिर जो इसका वेरिएशन क्या है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होगा, जिसकी वजह से इसका जो कलर में क्या है समानता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जीव में पाए जाने वाली विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसी प्रकार से हम लोग सभी में ऑब्जर्व कर सकते हैं सभी के क्या है अपना अपना गुण है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में क्या होता है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नता होता है, और इस प्रकार से जो विभिन्नता होता है क्या होता है समय के अनुसार क्या होता है वह अडाप्ट होता है, जो कि एक लंबे समय के पश्चात एक नए प्रजाति के रूप में दिखाई देता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ गया कि व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जीवों के विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। तो पहला है जीवों में विविधता पाया जाता है, दूसरा है विश्व में प्रजातियों की रचना पहले से मौजूद प्रजाति से होती है, तीसरा विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, चौथा जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, पांचवा प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नता रखता है, छठवा विभिन्न प्राणियों में लाभदायक विभिन्नता विशेष स्थान रखती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, What is the role of selection and adaptation in the process of evolution? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जीवों के जो जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका था। अडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन। सिलेक्शन से तात्पर्य क्या होता है चयन, एवं अडेप्टेशन से तात्पर्य होता है अनुकूलन। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सर्वप्रथम समझते हैं कि सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन क्या होता है। तो सिलेक्शन किसे कहते हैं, तो चयन क्या होता है, तो चयन या प्रकृति के द्वारा स्वतः चलने वाली प्रक्रिया जिसके कारण जीव का विकास होता है। ओके, अर्थात सिलेक्शन इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस वेयर इज ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, इसी प्रकार से हम लोग अडेप्टेशन की बात करें तो अडेप्टेशन में क्या होता है, तो किसी जीव को अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अडेप्टेशन या फिर अनुकूलन कहते हैं। अर्थात किसी भी जीवों के लिए क्या होता है सिलेक्शन एवं अडेप्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी जीवों का क्या होता है विकास होता है। तो मान लीजिए कोई भी जीव को क्या होता है विकास हो रहा है, परंतु वह उस जगह पे क्या है वह अनुकूलित नहीं हो रहा, तो वह ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाएगा क्या नहीं, इस स्थिति में क्या हो जाएगा वह समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी जीव के लिए क्या है सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अर्थात जीवों में क्या होता है, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ओके, तो बेसिकली आई होप सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो यदि इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो चैप्टर 1 अर्थात इवोल्यूशन से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्या है चैप्टर जो क्या है हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है दोनों मिलाकर क्या है 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो इवोल्यूशन चैप्टर इसमें 1 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में अलग अलग होता है। इसी प्रकार के क्या होता है 2 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो तीनों सेट में अलग होता है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है जो कि सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में अलग अलग होता है। इसी प्रकार से जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वह सभी में क्या होता है वह समान होता है। ओके, तो मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताया ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो बेसिकली आप लोग 4 नंबर में आप लोग याद रखिएगा कि 4 नंबर में किस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 4 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है व्हाट आर होमोलोगस एंड एनोलोगस कैरेक्टर्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ओके, तो सजातीय एवं समृद्धि लक्षण को क्या एग्जांपल के द्वारा समझा, ये 4 नंबर में आता है। इसी प्रकार से यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, what are the main points of the theory of evolution of organism। अर्थात जीवों के विकास सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है, ये 6 नंबर में पूछा जाता है। ओके, सॉरी अभी 4 नंबर में पूछा जाता है। ओके, बाकी से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है क्या है 3 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन कोई डाउट या फिर कोई भी सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद। इसके साथ ही क्या है यदि आप लोग इस सभी क्वेश्चन का आंसर साथ ही इस चैप्टर में उपस्थित जितने भी जो क्वेश्चन था उन सभी का आंसर आप लोग चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स तो क्या है डिस्क्रिप्शन में क्या है इस सभी क्वेश्चन का आंसर को मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इस सभी क्वेश्चन का आंसर को क्या है प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आई होप यू आर अंडरस्टैंड दैट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी, आई रियली गिव योर आंसर। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, सो लास्ट मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।